Everybody, myself Suman Kamar. Welcome to my channel Tansuman Classes. So today we are going to start a new chapter, chapter number 2, Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. जैसा कि हमने पहले चैप्टर जो रिसोर्सेज चैप्टर नंबर 1 था उसमें हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनको हम कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, और साथ ही साथ हमें जो रिसोर्सेज हैं उनको संभाल के क्यों रखना चाहिए, है ना। तो ये सब हमने चैप्टर फर्स्ट में वी ऑलरेडी डिड दिस चैप्टर फर्स्ट। एंड जैसा कि हमने पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज हु आर टेकन फ्रॉम द नेचर, जो हमें नेचर से मिलता है ना। अब आज हम पढ़ेंगे अलग अलग रिसोर्सेज के बारे में, उनको डिस्क्राइब करके अच्छे से। So let's start the chapter. In a small village of Tanzania, Africa, Mamba gets up early morning in the to fetch water. यानी तंजानिया, अफ्रीका में तंजानिया है, वो पूर्वी जो अफ्रीका है उसमें तंजानिया है। सो माम्बा वहाँ रहने वाली एक लड़की है। इसके बारे में बताया गया है कि वो अर्ली मॉर्निंग उठती है, सुबह जल्दी उठती है। किस लिए? फैच वाटर, पानी लाने के लिए। अब जैसा कि आपको पता है कि अफ्रीका जो है वो बहुत बड़ा देश है, साथ ही साथ वहाँ पे पानी की किल्लत है, पानी की कमी है और रेगिस्तान एरिया ज़्यादा कवर करता है। तो माम्बा जो लड़की है वो पानी की खोज में, पानी लाने के लिए कुछ किलोमीटर्स वो उसे पैदल जाना पड़ता है। She walks to long way and return after a few hours. और वो कुछ समय, बहुत लंबा सफ़र जाती है पानी लेने के लिए और कुछ घंटों के बाद वो वापस आती है। She then help her mother in the house and join her brother in taking care of their goats. और वो अपने मदर की हेल्प करती है घर के काम में, और साथ ही साथ वो क्या करती है, अपने भाई की हेल्प करती है। किसको केयर करने में? केयर ऑफ देयर गॉड्स, अपनी बकरियों के लिए। ऑल हर फैमिली ओन इज़ अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट। और जो उसकी फैमिली है उसकी खुद की जो ज़मीन है वो बहुत एक छोटा सा ओन ऑफ पीस ऑफ रॉकी लैंड, उसके पास बहुत कम ज़मीन है जो कि रॉकी लैंड है, ऊबड़ खाबड़ है, पथरीली है, कंकरीली जो ज़मीन है वो उसके पास है। अराउंड देयर स्मॉल हट, उसके झोंपड़े के चारों तरफ। मामा फादर कैन बरेली ग्रो सम मेज एंड बीन ऑन इट आफ्टर टॉलिंग हार्ड। और उसके फादर जो है माम्बा के बहुत ज़्यादा मेहनत करके मक्के को खेती करते हैं, उसे उगाते हैं। एंड दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। और ये काफ़ी नहीं है उसके परिवार के लिए पूरा साल अनाज। सो पीटर, अब आपको दूसरे पीटर के बारे में बात आई जा रही है बात कि पीटर एक दूसरा बच्चा है। पीटर lives in the heart of a sheep rearing region in न्यूजीलैंड। और पीटर कहाँ रह रहा है? पीटर रह रहा है न्यूजीलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक आइलैंड है। Where his family runs a wool processing factory, जहाँ की क्या है, उसके परिवार की एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, कारखाना है जहाँ पे कि वूल प्रोसेसिंग होता है। Every day when he returns from the school, Peter watches his uncle taking care of their sheep. Their sheep's yard is situated on a wide, grassy plain with hills in for the far distance. It is managed in a scientific way using the latest technology. Peter family also grew vegetables throughout organic farming. इसमें देखिए कितना फ़र्क है कि पीटर की जो फैमिली है वो वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री में उन्होंने लगा रखी है, और साथ ही साथ जो उसके अंकल हैं वो टेक केयर करते हैं किसकी? शीप्स की। और उनसे जो वाइड उनके वहाँ पे क्या है, शीप के लिए बहुत ग्रासी प्लेन एरियाज़ है ना, और हील्स भी हैं उनसे थोड़े दूर में। लेकिन वो परिवार क्या कर रहा है? साइंटिफिक वे यूज़ कर रहा है, यानी वो वैज्ञानिक तरीकों से और साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके वो परिवार क्या कर रहा है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने फार्म्स पे उगा रहे हैं फसल को। पीटर फैमिली ऑल्सो ग्रो वेजिटेबल्स एंड थ्रू आउट द ऑर्गेनिक फार्मिंग, और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज़ करके वेजिटेबल्स उगाते हैं। मामा एंड पीटर स्टे इन 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब जैसा कि माम्बा है वो अफ्रीका रहती है और पीटर है वो न्यूजीलैंड रहते हैं, यानी दोनों अपोजिट साइड है। एज अ लीड अ वेरी डिफरेंट लाइफ, और इन दोनों की ज़िंदगी जो है वो बहुत डिफरेंट है। दिस डिफरेंसेस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, यानी
अब जो क्वालिटी ऑफ लैंड है, यानी जो मिट्टी की गुणवत्ता है ना, जो उसकी क्वालिटी है, वो वहाँ पे डिफरेंट है, अलग अलग है. सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल एंड द यूजेस ऑफ द टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ अलग डिफरेंट होने की वजह से उन दोनों की जिंदगी भी अलग तरीके से है. The availability of such resources is the main reason plays different from each other. और इन सब डिफरेंसेस होने की वजह से जो प्राकृतिक संसाधन जो उनको अवेलेबल हो रहे हैं उनके जगह, इन प्राकृतिक संसाधनों की विभिन्नता के कारण उनकी जिंदगी में भी विभिन्नता है. अब जो पहला है लैंड, तो आज हम क्या करते हैं, लैंड के बारे में पढ़ते हैं. सो डू यू नो 90% of the world population occupy only 30% of the land area, and the remaining 70% of the land is either separately polluted and uninhabited. अच्छा, हमारी जो अर्थ है इसमें क्या है बेटा, हमारे जो 100% में से अप्रोक्स 29-30% हम लोग ज़मीन पे हैं, लैंड है. अब अच्छा, उस लैंड में भी क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है. अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, कहीं पे बहुत पथरीली है, कहीं पे बहुत प्लेन है, कहीं पे पानी है, कहीं पे खड्डे हैं, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है. ये सब होने की वजह से हम सबकी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट आता है, प्रभाव पड़ता है. वहाँ की वनस्पति भी अलग हो जाएगी, फिर वहाँ का रहना भी अलग हो जाएगा, वहाँ के लोगों का खान पान भी अलग हो जाता है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नेक्स्ट. लैंड. Land is among the most important natural resources. It covers only about 30% of the total area of the Earth's surface, and all parts of the small percentage is not habitable. यानी जो 30% एरिया है टोटल एरिया का, वहाँ पे बहुत स्मॉल परसेंटेज है और कुछ तो वहाँ पे रहने योग्य भी नहीं है. The uneven distribution of the population in different parts of the world, mainly due to the varied characteristics of land and climate. और ये characteristics अलग अलग होने की वजह से, उनकी अलग अलग खासियत होने की वजह से, जो भूमि है, जो जलवायु है, ये सभी उसको प्रभावित करते हैं. The rugged topography, steep slopes of the mountain, low-lying areas, susceptible of water, losing desert areas, thick forest areas are normally separated, populated or uninhabited. Plains and river valleys offer suitable land for the agriculture. Hence, these are the densely populated area of the world. यानी कि जो uneven distribution है population का, वो कैसे है, वो हमारे वर्ल्ड में किसकी वजह से है, लैंड एंड क्लाइमेट, ये दो खास है. लेकिन जो टॉपोग्राफी है, अब टॉपोग्राफी, रग्ड टॉपोग्राफी यानी जो हमारा धरातल है, जो हमारी ऊपर की लेयर है, वो टॉपोग्राफी ऑफ द लैंड जो है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है. उसमें कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं गड्ढे हैं. तो स्टेप स्लोप्स ऑफ माउंटेन, दूसरा जो माउंटेन्स के स्लोप्स हैं वो, और साथ ही साथ नीचे वाले प्रदेश, और साथ ही साथ लूजिंग डेजर्ट एरिया बहुत ज़्यादा है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे बहुत ज़्यादा वनस्पति नहीं है ना, कहीं पे बहुत ज़्यादा जंगल है. एरियाज आर नॉर्मली सेपरेटली पॉपुलेटेड, और इन सब की वजह से जो पॉपुलेशन है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है. प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफ अ सुटेबल लैंड. अब आप देखिए, प्लेन एंड रिवर्स वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर. जैसा कि अभी हम पहले पढ़ रहे थे कि बड़ी हार्श लैंड है, वहाँ पे सुटेबल नहीं है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, वहाँ पे डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ पे वेजिटेशन भी नहीं है. बट जो प्लेन एरिया है, रिवर वैलीज है, वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है. जैसा कि हम हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट में पढ़ते हैं कि जो हमारी सिविलाइजेशन है, अच्छा, सिविलाइजेशन हमेशा नदियों के आसपास ही पनपी, नदियों के आसपास ही उसका विकास हुआ. क्यों? क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर करने के लिए सुटेबल वाटर मिल गया. लैंड्स के द्वारा जो सेडिमेंट्स हर साल बाहर, नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट्स हर साल बहा के लाए जाते हैं, वो सेडिमेंट्स नदियों के आसपास बिछा दिए गए. तो वहाँ पे जो प्लेन एरिया में बिछ जाते हैं सेडिमेंट्स, उपजाऊ जो लैंड होती है, हर साल नदियाँ अपने साथ जो लेकर आती हैं, वो प्लेन एरिया में बिछ जाती है. और प्लेन एरिया इसीलिए एलुवियल सॉइल जो होती है
तो प्लेन एरिया इसीलिए सुटेबल होता है क्योंकि वो जो मृदा है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है. सो हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड. और इसी वजह से यहाँ पर जो प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है और जनसंख्या का विस्तार भी एज कंपेयर टू अदर यहाँ पे ज़्यादा होता है. अब लैंड यूजेस तो क्या है बेटा, यूजेस ऑफ लैंड अलग अलग तरीके से होगा, है ना. लैंड रिसोर्सेज जैसा कि 30% टोटल एरिया अर्थ सरफेस का हम लोग यूज़ कर रहे हैं. अब इसमें यूजेस ऑफ लैंड है तो लैंड इज यूज फॉर द डिफरेंट पर्पस. अब लैंड जो है उसका पर्पस भी अलग अलग है, सच एज एग्रीकल्चर यानी खेती के काम में. अब जब हम लैंड का यूज़ करते हैं तो एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं और फॉरेस्ट्री के लिए कर रहे हैं, जंगल के लिए कर रहे हैं. माइनिंग जो हम खुदाई करते हैं, माइन करते हैं, मिनरल्स जो करते हैं, है ना. एंड बिल्डिंग हाउसेस जो घर बनाने के लिए चाहिए वहाँ पे भी लैंड चाहिए, है ना, और उसको हम यूज़ कर रहे हैं. सो रोड एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़ और साथ ही साथ ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो हम डेवलप कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, तो जहाँ जनसंख्या है वहाँ पे फैक्ट्रीज़ भी लगेंगी, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी लगेंगी और ये सब कहाँ लगेगी, जो ज़मीन हम यूज़ कर रहे हैं. तो यानी 30% में से भी इनमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया. सो जैसा कि कॉमनली टर्म एज लैंड यूज़, और हम इसको क्या करते हैं कि जो यूज़ कर रहे हैं ज़मीन वो इसके अंदर हमने शामिल कर ली. एज कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच द माम्बा एंड पीटर फैमिली यूज देयर लैंड. आपको क्या लगता है कि डिफरेंट वेज से कैसे वो यूज़ कर सकते हैं. सो द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी. सबसे पहली बात कि जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं उसमें सबसे पहले जो इम्पैक्ट पड़ता है वो टोपोग्राफी का पड़ता है. सॉइल वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ के मिनरल्स कैसे हैं और साथ ही साथ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वहाँ पे पानी है वो कैसा है, वो पानी है भी या नहीं है. तो ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ द लैंड यूज पैटर्न. और जो ह्यूमन फैक्टर होता है, जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है, वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और अलग अलग पैटर्न्स को यूज़ करके उस लैंड को यूज़ करते हैं. लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप. और जैसा कि लैंड है वो ऑनरशिप के हिसाब से भी होता है. तो यूजेस ऑफ लैंड में क्या है कि हमने जैसे एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर लिया, ठीक है भाई, सबको खाने के लिए अनाज चाहिए. अब अनाज कहाँ से होगा, अनाज ऑब्वियसली हमें खेतों से मिलेगा. तो जब तक हम एग्रीकल्चर करेंगे ही नहीं तो हमें अनाज मिलेगा कहाँ से. फिर अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो बिल्डिंग हाउसेस, मोर हाउसेस, हमें ज़्यादा घर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना. और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़, अब हमें जब काम चाहिए, रोजगार चाहिए तो हमें इंडस्ट्रीज़ की भी ज़रूरत होगी. तो लैंड इज यूज इज डिटरमाइंड बाय द वेरियस फैक्टर्स. फिजिकल फैक्टर क्या होगा, टोपोग्राफी हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, क्लाइमेट हो जाएगा और मिनरल्स हो जाएगा. अच्छा, ह्यूमन फैक्टर्स क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी. तो पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी भी इस पे इम्पैक्ट डालती है यूजेस ऑफ लैंड पे. अब 2 टाइप्स ऑफ लैंड होगी. अब 2 टाइप्स ऑफ लैंड कैसे है, लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. और लैंड को भी ऑनरशिप के हिसाब से 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड. प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड क्या है बेटा, प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय द इंडस्ट्री whereas community land is owned by the community for common uses, यानी like collection of fodder, fruits, nuts, medical herbs. These community land are also the common property resources. So आपको you must learn this कि आपको जो प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड है इसमें कैसे फ़र्क है. देखिए, प्राइवेट लैंड क्या होता है, हमारी खुद की इंडिविजुअल जो होती है, हमारी खुद की जो ज़मीन होती है, जैसे हमारे घर रहने का घर है तो वो जो हमारी ज़मीन है वो हमारी खुद की है ना, इंडिविजुअल, वो हमारे नाम है. बट कम्युनिटी लैंड, सामूहिक जो ज़मीन होती है वो कैसे भी हो सकती है, जैसे कि स्कूल है, हॉस्पिटल है, टेम्पल है ना, और साथ ही साथ जो चारागाह जो होते हैं बड़े बड़े वो हो सकते हैं, फ्रूट्स और मेडिकल हर्ब्स के लिए हो सकते हैं. सो दीज कम्युनिटी लैंड्स आर यूज फॉर द कॉमन
प्रॉपर्टी, और वो सबकी सामूहिक प्रॉपर्टी के नाम से जानी जाती है. सो द पीपल एंड देयर डिमांड्स आर इवन ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड. अब आप देखिए, जब हमारी डिमांड बढ़ रही है, किसकी, हम लोगों की अगर डिमांड बढ़ रही है, एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड. अब हमारे क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है, सबको घर चाहिए. अब सबको घर चाहिए तो सबको ज़मीन भी चाहिए. अब सबको ज़मीन चाहिए तो जैसे जैसे अगर हमें ज़मीन चाहिए, हम घर बनाना शुरू कर दिया, तो हमने किसको डिडक्ट कर दिया, हमने एग्रीकल्चर लैंड को कम कर दिया. और जब एग्रीकल्चर लैंड कम होगा तो हमें ऑब्वियसली अनाज की कमी पड़ेगी. तो डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस पीपल स्टार्टेड encouraging the common land to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas and to expand the agricultural land in the rural areas. अब क्या करा है कि जो हमारे हाउसेस कॉम्प्लेक्सेस हैं, अर्बन एरिया, शहरीकरण जो होता है, वहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्सेस में शुरू कर दिया काम, और गाँव की तरफ क्या कर दिया, रूरल जो एरिया है वहाँ को एक्सपैंड कर दिया, उसका फैलाव कर दिया. And today the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society. और जो लैंड पैटर्न है, हम जो अलग अलग तरीके से उसे यूज़ कर रहे हैं, उसने भी हमारे सोसाइटी में काफ़ी चेंजेस लाके रख दिए हैं. जैसे कि लैंड डिग्रेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्ट्रेशन एंड are the major threats of the environment because of the expansions of agriculture and the construction activities. यानी हमने जो ज़मीन का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किया, डिग्रेशन किया, और उसकी वजह से क्या हम आज भुगत रहे हैं, यानी उसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान भी सहन करना पड़ा है. वो कैसे, लैंड डिग्रेशन, लैंडस्लाइड्स. अब इसमें क्या है, जो ज़मीन है वो बंजर होती जा रही है ना, पॉपुलेशन बढ़ गई है, लैंडस्लाइड्स हो रही है. लैंडस्लाइड्स कैसे, तो मासेस मूवमेंट ऑफ रॉक, यानी मॉस मूवमेंट ऑफ रॉक जो है एज डेब्रीज एंड कम डाउन एज अ स्लोप एरिया. यानी जो पहाड़ हैं वो कैसे, वो टूट के खिसक के नीचे की तरफ स्खलन हो रहा है, भूमि स्खलन हो रहा है ना. एंड अर्थ, ये किसकी वजह से होता है, अर्थक्वेक है, फ्लड है, वॉल्केनो है, डिफॉरेस्टेशन है, एक्सेस ऑफ माइनिंग है, ये सब कारण इसके अंदर शामिल है. बिकॉज ऑफ ऑल दीज क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड्स ज़्यादा हो रही हैं. अब जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है. अब सॉइल इरोजन है, हाँ यस, सॉइल इरोजन कैसे, सॉइल का, मिट्टी का कटाव. अब मृदा का कटाव कैसे हो रहा है, नदियों के द्वारा हो रहा है. और इरोजन इज डेप्लेशन पोजेस अ मेजर थ्रेट्स, और ये बहुत बड़ी समस्या बन के आ रहा है, क्योंकि हमारे जो सॉइल इरोजन हो रहा है, यानी हमारी जो ऊपर की मृदा है, अगर भूमि उपजाऊ ही बह जाएगी तो नीचे की जो बंजर ज़मीन है वो बाहर की तरफ आ जाएगी, जिसमें कि कृषि करना बहुत मुश्किल है. एंड डिफॉरेस्ट्रेशन, डिक्रिस्फेक्शन एंड द मेजर थ्रेट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. और साथ ही साथ में फॉरेस्ट्रेशन बढ़ रहा है ना, हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं. प्लांट्स मोर एंड मोर ट्री, बिकॉज प्लांट जो रूट जो होती है, अगर हमने पेड़ों को काट लिया, देखिए अगर हम पेड़ों को नहीं काटेंगे तो क्या करेगी, पहाड़ों पर जो पेड़ लगे हैं वो उनकी जो रूट्स होती हैं वो होल्ड करके रखती है मिट्टी को. अगर हमने पेड़ों को कट कर दिया, हमने प्लांट्स को कट कर दिया, तो वो जो रूट्स ने होल्ड करके रखा था उस ज़मीन को, उसको, मिट्टी को, अब क्या है, वो लूज़ हो जाएगी. और जैसे ही बारिश के दिन शुरू होंगे वो लैंडस्लाइड्स होना शुरू हो जाता है. और साथ ही साथ क्या होगा, अब ये जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है पिक्चर फर्स्ट में, देखिए कैसे गांव, एक रूरल एरियाज़ हैं. सेकंड में थोड़ा सा उन्होंने ट्रैक्टर का यूज़ किया है ना. फर्स्ट वाले में गॉड रेयरिंग हो रहा है, सेकंड वाले में टेक्नोलॉजी थोड़ा यूज़ हुई है, और थर्ड वाले में हमने पूरा एग्रीकल्चर लैंड को कवर कर दिया, किसमें, रोड है, बिल्डिंग्स हैं. और फोर्थ वाले में तो हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया. अब आप फॉरेस्ट एरिया देखिए, बिल्कुल भी नहीं है. ग्रीन एरिया आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा फर्स्ट में. तो चेंजेस इन लैंड यूज कवर टाइम, और साथ ही साथ समय के साथ आप ये देखिए, इन पिक्चर से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हमने हमारी एग्रीकल्चर लैंड को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं. सो द कंजर्वेशन ऑफ द लैंड रिसोर्सेज, अब हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है.
कैसे? ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है हमारी पॉपुलेशन, देयर एवर ग्रोइंग डिमांड, और जितनी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, हैज़ लीड टू अ लार्ज स्केल डिग्रेशन ऑफ द फॉरेस्ट कवर, arable land, and they create a fear of losing the natural resources. Therefore, a present rate of the degradation of land must be checked. अब क्या हो रहा है? जैसे जैसे भूमि का कम होता जा रहा है, कम होती जा रही है, वो कैसे कम हो जा रही है? क्योंकि हमने बहुत सारे प्लांट्स को कट कर दिया है, बिकॉज प्लांट्स जो थे वो उस रूट को जो उस प्लांट जो उस ज़मीन को होल्ड करके रख रहे थे, अब उनके द्वारा वो ढीली पड़ गई है, बैरन लैंड बढ़ने लग गई है, उससे भी बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, है ना। रिड्यूस यूजेस ऑफ द पेस्टिसाइड्स, हमें ये भी कम करने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स को यूज़ करा है, तो उससे भी हमारी जो लैंड है वो ख़राब हो रही है, साथ ही साथ स्पॉइल भी हो रही है ना। और ओवरग्रेजिंग भी एक बहुत बड़ा काम है। तो अफॉरेस्ट्रेशन, लैंड रिक्लेमेशन, regulated use of chemical pesticide, fertilizers, and check on the overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources. यानी अब हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि हम कैसे कंजर्व करें, और साथ ही साथ जो अफॉरेस्ट्रेशन यानी प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, है ना। हर साल वन महोत्सव मनाया जाता है। वो क्यों मनाया जाता है? बिकॉज वो हमें इंकरेज करते हैं। स्कूलों में स्पेशली बच्चों को दिखाना होता है कि देखिए, है ना, ये वन महोत्सव है, बच्चों के द्वारा पौधों को लगाना शुरू करते हैं। क्योंकि बच्चे, जब तक बच्चे नहीं सीखेंगे और बच्चे आगे रोज़ अगर वो हर साल एक पौधा भी लगाते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। इसलिए स्कूलों में सेलिब्रेट किया जाता है वन महोत्सव। साथ ही साथ लैंड के लिए जो रिक्लेमेशन यानी पुनः उसका वापस उत्थान किया जाए, वापस उसको काम के योग्य बनाया जाए। रिक्लेमेशन आपने देखा है, जो समुद्र के किनारे जो होता है पानी, उसको वापस वो दीवार बनाई जाती है ना। वहाँ पे बड़े बड़े दीवारें क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि जो पानी होता है वो टकरा कर वापस उन दीवार से वापस बैक चला जाता है, यानी वो पानी ज़्यादा एरिया कवर ना करे, वापस बैक चला जाए, इसलिए वो भूमि को हम लोग चारों तरफ बाउंड्री कर देते हैं। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र, और रेगुलेट यानी हमें कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर्स जो हैं, पेस्टिसाइड्स जो हैं, इनको कम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इन पे कम नहीं करते हैं तो हमारे लैंड पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और ओवरग्रेजिंग यानी हम जानवरों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जैसे हमारी फसल कटी, थोड़ा सा हुआ और हम अपने जानवरों को खुला छोड़ देते हैं। अगर हमने जानवरों को खुला छोड़ा तो जो साथ में छोटे छोटे पौधे उगने वाले होते हैं उसके लीव्स वो खा जाते हैं। दूसरा, उनके पौधों से जो नया पौधा उग रहा है वो उनके पैरों से, जानवरों के पैरों से भी वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ओवरग्रेजिंग को रोकना होगा हमें, और कुछ मेथड्स ऐसे यूज़ करने पड़ेंगे कि उन जानवरों के लिए एक अलग से फॉडर लैंड गवर्नमेंट को देनी चाहिए, ताकि उन जानवरों के लिए गौशालाएं बना दी जाए, जानवरों को खुला ना छोड़ा जाए, ताकि कॉमन मेथड ये सब हम यूज़ करके अपने लैंड रिसोर्सेज को संभाल के रख सकते हैं, उनको कंजर्व रख सकते हैं, उनको संरक्षित रख सकते हैं, है ना। तो लैंड कंजर्वेशन ऑफ द लैंड रिसोर्सेज इज कंप्लीट, and thank you, have a good day, and don't forget to like and subscribe my channel.